our tunes. राकेश और सपना की शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अभी तक सपना के ससुराल वाले ना ही उससे मिलने आए और ना ही उन दोनों को गांव बुलाया। इस बात को लेकर सपना का मन बहुत दुखी रहता था। फिर एक दिन उसने राकेश से कहा, राकेश प्लीज मुझे एक बार तो गांव ले चलो। हम दोनों ने शादी की तो बस मेरे ही परिवार वाले थे, तुम्हारे घर से कोई भी नहीं आया था। क्या पता हम जाएं तो हम दोनों से मिलकर उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। सपना कोई फायदा नहीं बार बार एक ही बात दोहराने का। माँ बाबूजी ने पहले ही कह दिया था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरे घर के दरवाजे हम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर भी तुम कहती हो कि हम दोनों गांव चलें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें गांव नहीं ले जा सकता। वहां जाकर अगर तुम्हारा अपमान हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मुझे बार बार फोर्स मत करो। राकेश ने साफ कह दिया था कि वो सपना के साथ गांव अपने घर नहीं जाएगा। करवा चौथ का त्योहार आया। सपना का भी पहला करवा चौथ था। उसका मन था कि वो भी अपनी सास के साथ इस त्योहार को करे, पर ससुराल में किसी ने भी सपना का फोन नहीं उठाया। सपना उन सबके पास हमारे नंबर है। उन्होंने मोबाइल पर नंबर देख लिया होगा, इसीलिए तुम्हारा भी फोन कोई नहीं उठा रहा। बार बार ऐसी जिद क्यों करती हो? जब वो लोग हमसे मतलब नहीं रखना चाहते तो हम क्यों उनसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं? क्या करूं, मेरा मन बहुत खराब होता है। शाम को जब मैं मंदिर गई तब वहां पर मुझे मेरी सहेली वर्षा मिली, जो अपनी सास के साथ करवा चौथ की पूजा के लिए आई हुई थी। उसका भी मेरी तरह पहला करवा चौथ था। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं सबकी सास को उनके साथ देखती हूँ। सुनो ना, प्लीज चलो ना गांव। सपना क्यों जानबूझकर गड्ढे में गिरना चाहती हो? मेरी माँ तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी और बाबूजी तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि शहर की लड़की उनकी बहू नहीं बनेगी। राकेश बस मेरे लिए एक बार मान जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगी। मुझे बस सबसे एक बार जरूर मिलना है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम बिना बताए जाएंगे। अगर बात करके गए तो कोई घर में नहीं घुसने देगा। अगले हफ्ते चलते हैं। और फिर सपना के कहने पर राकेश उसे अपने गांव सुंदरपुर ले गया। जब राकेश सपना को लेकर हवेली पर पहुंचा तो सबने मुंह बना लिया और गुस्सा करने लगे। मैंने कहा था ना तू इस घर में नहीं आएगा, फिर तू इस शहरी लड़की को लेकर आया कैसे? माँ जी, राकेश जी तो मुझे मना कर रहे थे। मेरा मन था आप सबसे मिलने का, मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मैं आप सबसे मिलना चाहती थी। मैं अपने ससुराल के लोगों को जानना चाहती थी, उनके साथ समय बिताना चाहती थी, इसीलिए मैं आप सबसे मिलने आई हूँ। देखो तो बड़ों का लिहाज ही नहीं है, पति का नाम लेती है। ये शहरी लड़कियां ऐसी होती हैं। हमें पता है हमारी इज्जत अब खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। गांव वाले बातें बना रहे कि हमारे घर में शहरी बहू आई है। सपना, मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आओ, ये लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। अब करवा लिया ना अपना अपमान। माँ, भाभी भैया इतनी दूर से आए हैं, उन्हें कुछ खाने पीने तो दो। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ। खिला पिला दे और बोल, उसके बाद चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों यहाँ रुके और हमारी बिरादरी में बदनामी हो। राकेश, अगर इस समय हम इनकी बातों को सुनकर यहाँ से चले गए तो सचमुच में उनकी नजरों में गलत साबित हो जाऊंगी। ये लोग समझते हैं कि मैं शहरी हूँ, इसलिए इज्जत करने वाली बहू नहीं हूँ, पर मुझे इन्हें गलत साबित करना है। मुझे इन्हें दिखाना है कि शहरी लड़कियां भी अच्छी बहू बन सकती हैं और अपने ससुराल वालों की इज्जत करती हैं। राकेश ने सपना की बात को समझा और वो दोनों वहां से नहीं गए। मैंने बोल दिया है, दोनों कल सुबह चले जाएंगे, आज की रात रुकने दो। हाँ सही किया, कल सुबह होते ही दोनों को बोल देना गांव वालों के उठने से पहले यहाँ से चले जाएं और फिर दोबारा गांव आने की कोशिश ना करें। राकेश और सपना दुखी तो थे क्योंकि उनके साथ बिल्कुल अपनों वाला व्यवहार हो ही नहीं रहा था। केवल सपना की ननद थी जो उनको बार बार पूछ रही थी, भाभी आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं आपकी शादी में आऊँ, पर माँ बाबूजी ने नहीं आने दिया। राकेश भैया, सपना भाभी बहुत सुंदर है, बिल्कुल परियों की तरह। तुम भी तो बहुत प्यारी हो, एक गुड़िया जैसी। गुड़िया? अरे हमारे यहाँ कहाँ इसे गुड़िया जैसा रखा जाएगा। अभी कुछ दिनों में इसकी शादी कर रहे हैं, पहले ही सगाई हो चुकी है। अभी से? पर बिंदिया, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? भाभी 18 की हो गई हूँ, इसीलिए बाबूजी ने कहा है कि मेरी उम्र शादी वाली हो गई है। सपना, तुम नहीं जानती हो, बिंदिया की सगाई एक अधेड़ उम्र के बुढ़े के साथ तय हुई है। क्या? ये क्या बोल रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी के साथ? पर क्यों? ये सब माँ बाबूजी मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि वो अधेड़ उम्र का आदमी अपने आप को इस हवेली का मालिक बताता है। वो कहता है कि यह हवेली उसके पुरखों की है, उसके पास इस हवेली के पुराने कागज है। उसने बाबूजी से शर्त रखी कि अगर वो बिंदिया की शादी उससे कर देंगे तो वो हमें इस हवेली से नहीं निकालेगा।
हाँ भाभी, इसी वजह से मैंने भी शादी के लिए मना नहीं किया। मैं अपने माता पिता को बेघर होते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। सपना सब कुछ देख और समझ रही थी। उसने सोच लिया था वो अपनी ननद बिंदिया को दलदल में फंसने से रोक लेगी। सपना ने वापस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब उसे बिंदिया की शादी रोकनी थी। क्या बात है सपना बहू, तुम लोग वापस क्यों नहीं जा रहे? हमने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना। तुम ये रसोई के काम क्यों कर रही हो? माँ जी, हम अभी कुछ दिन और रुकेंगे। मैंने सोचा मैं तो आपकी सेवा ही नहीं कर पाई, इसलिए आज आपके और बाबूजी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आप खाकर बताना खाना कैसा बना है। बना लो, खाकर बता दूंगी। सास ससुर फिर चुप हो गए, ज्यादा कुछ नहीं बोले। अगले कुछ दिनों तक सपना घर में सबका ख्याल रखती रही, पर उसे बिंदिया को उस अधेड़ उम्र के आदमी से बचाना था। इसके लिए रोजाना वो कुछ न कुछ सोच रही थी। एक दिन बिंदिया स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रही थी। सपना भी उसके पीछे पीछे चली गई। अरे बिंदिया, ये कैसा कमरा है? भाभी, अगर सच कहूँ तो यहाँ पर घर का सारा कबाड़ भरा जाता है। मैं तो यहाँ सिलाई मशीन ढूंढने आई थी, कहीं मिल ही नहीं रही। इतना पुराना सामान, कब से साफ नहीं हुआ ये स्टोर रूम? भाभी, जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे तो लगता है तब से इस कमरे की सफाई ही नहीं हुई। इतना पुराना सामान है कि कोई सामान तो कब से इधर उधर रखा ही नहीं गया है। कभी भी कमरे की साफ सफाई नहीं हुई। तो एक काम करते हैं, आज तुम और मैं मिलकर इस स्टोर रूम की सफाई करते हैं, सब कुछ सेट कर देंगे। ठीक है भाभी। और फिर सपना बिंदिया के साथ मिलकर स्टोर रूम की सफाई करने लगी। सफाई करते करते सपना को कुछ पुराने कागज का बंडल मिला जिसका कागज पीला पड़ चुका था। सपना ने उन कागजों को पढ़कर देखा तो वो हैरान रह गई। वो कागज तो उनकी हवेली के थे जिस पर किसी किशोरी लाल के हस्ताक्षर थे। सपना समझ गई कि हवेली के असली कागज यही हैं जो स्टोर रूम में कबाड़ के नीचे दबे हुए थे। बिंदिया भी कागज देखकर हैरान रह गई। सपना ने तुरंत वो कागज अपने ससुर के हाथ में दिए और बोली, बाबूजी, हवेली के असली कागज ये रहे, इस पर किशोरी लाल नाम लिखा है। वो कौन है? राकेश के दादाजी का नाम है, पर ये कागज तुम्हें कहाँ मिले? बाबूजी, भाभी ने आज स्टोर रूम की सफाई की जहाँ पर उन्हें ये हवेली के असली कागज मिले। बाबूजी, ज्ञानचंद झूठ बोल रहे हैं। हवेली का मालिक वो नहीं, आप हो। हमारे पास हवेली के असली कागज है। अब बिंदिया की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी से करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी, अभी के अभी ज्ञानचंद के साथ बिंदिया की शादी को तोड़ दीजिए। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तू ठीक कह रहा है बेटा। अब हमारी बिंदिया की शादी उस धोखेबाज बुड्ढे के साथ नहीं होगी। हवेली के असली कागज ढूंढकर सपना ने अपने ससुराल वालों की इज्जत बढ़ा दी। सब उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बिंदिया की जिंदगी खराब होने से बच गई और सब कुछ ठीक करने के बाद सपना राकेश के साथ वापस शहर लौट आई। पर अब किसी के भी मन में सपना के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। अब सब कुछ ठीक हो गया था। सपना के सास ससुर जानते थे कि उनकी बहू इज्जत दिलवाने वाली है, इसलिए अब अपनी बहू के लिए उनके मन में कोई बैर नहीं था।